बॉलीवुड में जो मुस्लिम रेफरेंस है वो काफी दिखता है, जैसे कि थंबनेल में इन्होंने लगा रखा अलादीन का चिराग जो निकलता है वो भी पूरा मुस्लिम रेफरेंस है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं क्या बता। अलादीन, सिम्बा और अली बाबा 40 चोर, ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज भी अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी दुनिया जानती है। We're not Amazon, we're Alibaba. अलादीन। लेकिन अगर इन कहानियों को गौर से देखा जाए तो इन सारी कहानियों में एक चीज कॉमन है। इन कहानियों के सारे हीरोज मुसलमान कैरेक्टर्स हैं। ये तो मैंने सोचा नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस कहानी अलादीन असल में एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन के बारे में थी। लेकिन आखिर क्यों? ये सब आखिर हुआ कैसे? ये जिन करेगा आपकी खिदमत। ये कोई छोटा मोटा कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं, बल्कि इस सब के पीछे मुसलमानों की एक ऐसी हिस्ट्री छुपी है जिसे आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और वो है दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री जो मुसलमानों ने खुद बनाई थी, और इन अदर वर्ड्स एक मुस्लिम हॉलीवुड। ये ले, अरे अली बाबा, दरवाजा खोलने का राज किसी को मत बताओ। खुल जा सिम सिम, लेकिन पहले पैसे दो। बेहतरीन किताबें और मखतूतात। आज तक दुनिया में मुसलमानों की 3 बड़ी एम्पायर्स रही हैं, खिलाफत राशिदा, बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत। खिलाफत राशिदा वो एम्पायर थी जिसने थोड़े से टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को क्रश किया। पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। यह दौर मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त टाइम था, क्योंकि इस वक्त मुसलमान सिर्फ जंगों और जंगों में ही बिजी थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत राशिदा अपनी ताकत की पीक पर पहुंची, खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई, जिसके बाद खिलाफत एक नए खानदान के पास आई, बनु उमैया। उमैया खिलाफत में मुसलमानों की ताकत और भी बढ़ी। लेकिन मुसलमानों की इस एम्पायर में एक बहुत बड़ा मसला था। बनु उमैया सिर्फ एक अरबों की खिलाफत थी, जो सिर्फ अरबों को ही बादशाह समझते थे और बाकी कौमों को वो अपना गुलाम कहते थे। उसी तरह जिस तरह आज के अरब बादशाह पाकिस्तानियों, इंडियंस और बंगालियों को ट्रीट करते हैं, इसीलिए बनु उमैया की खिलाफत में मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में कभी भी आगे नहीं जा सके। लेकिन आखिर उमैया खानदान के बाद दुनिया में मुसलमानों की तीसरी खिलाफत आई, जिसने आने वाले मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और इसका नाम था अब्बासी खिलाफत, जिसे आज तक पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। बिल्कुल बिल्कुल 800 साल पहले आए थे। अब्बासी खिलाफत क्या? मुसलमानों ने इतनी बड़ी दुनिया फतह कर ली थी कि अब मुसलमानों को और आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों के बॉर्डर्स एक तरफ चाइना से लेकर दूसरी तरफ स्पेन तक फैले हुए थे। तो अब जब जंगें खत्म हो चुकी और हर तरफ पीस और अमन फैला हुआ था, मुसलमान बादशाहों ने पहली बार अपनी अटेंशन जंगों से हटाकर ऐसे लफ्ज की तरफ की जो कुरान में सबसे पहले नाजिल हुआ था। इक़रा, रीड। मोहम्मद, रीड। और फिर इसीलिए अब्बासियों ने दुनिया में अपना नया कैपिटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बगदाद। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी कि अगर दुनिया में कोई भी पढ़ना और लिखना चाहता है, वो मुसलमानों के इस शहर बगदाद आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, कोई भी हो। तो ऑफ कोर्स ये सब देखकर दुनिया में जितने भी स्मार्ट और जीनियस लोग थे, वो अपने अपने इलाके यूरोप, चाइना, इंडिया को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे।
जिस तरह आज दुनिया के जीनियस लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, International students have come to the US. Students studied in the United States. इसी तरह अब्बासी खिलाफत का कैपिटल बगदाद दुनिया के इल्म और नॉलेज का सेंटर बनने लगा। But wait, ये सब हमने बचपन से बार बार सुना है कि एक जमाने में मुसलमान साइंस में दुनिया में सबसे आगे थे। बट ये वीडियो मुसलमानों की साइंस की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि मुसलमानों के आर्ट्स की ताकत के बारे में है, जिसे आज हम सब भूल चुके हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी और टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, बिल्कुल, बल्कि आर्ट्स सुपर पावर बनने के लिए आपको साइंस के साथ साथ बिल्कुल। आर्ट्स में भी पूरी दुनिया से आगे होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की सुपर पावर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, B2 Spirit. लेकिन आर्मी के साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी है। अच्छा, इस बात का सिर्फ आज हमें नहीं पता, बल्कि आज से 1000 साल पहले बगदाद के बादशाहों को भी इस बात का अच्छी तरह पता था। इसीलिए जब अब्बासी बादशाहों ने पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बगदाद बुलाया, पूरी दुनिया से लोग अपने इलाकों को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। पूरी दुनिया से ये लोग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ अपनी जबान, कल्चर और इवन कहानियां भी लेकर बगदाद आए। और इस तरह बगदाद में पूरी दुनिया के कल्चर्स और कहानियां जमा होने लगी। फिर यहाँ से वो कहानियां बाहर गई। बगदाद के लोग भी हर नए आने वालों से उनकी कहानियां सुनने के लिए गौर से उसके पास जमा हो जाते थे। और इस तरह यहां से बगदाद एक इंटरनेशनल सिटी बनी, और यहीं से बगदाद में दुनिया की पहली स्टोरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। तो जिस तरह आज एक फिल्म या मूवी में एक हीरो या एक्टर होता है, The name's Bond. James Bond. उसी तरह उस जमाने में बगदाद में भी एक नई फील्ड बनी जिसका नाम था हिकावती। हिकावती एक ऐसा बंदा होता था जो बगदाद के बाजारों में खड़ा होकर जोर जोर से लोगों को कहानियां सुनाया करता था। हुकूमत को आपके बादशाहों की कहानियां, जिन्नात की कहानियां और इवन पैगंबरों की कहानियां। बगदाद के इन हिकावतियों की कहानी सुनने के लिए लोग दूर दूर से जमा हो जाते थे, और अगर उसकी कहानी अच्छी होती थी उसे बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन कहानियों का बिजनेस इतना बढ़ने लगा अपने दरबार में कि ये पहली बार एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। बल्कि यहां तक कि लोग ट्रेनिंग्स लेने लगे कि एक अच्छी शुरू से तो कहानी कहानी से शुरू बनाते किया था। कैसे हैं। जिस तरह आज लोग फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सीखने जाते हैं, लेकिन बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारी बस आम कहानियां थी, इन्हें किसी ने भी गौर से सोच समझकर नहीं लिखा था, जिसमें बहुत सी कहानियां बिल्कुल बोरिंग कहानियां थी। जिस तरह आज फ्लॉप फिल्में होती हैं, आपको थप्पड़ कैसी लगी? भारी आवाज, स्कैरी पिक्चर। और ये बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डुबा रहा था। इसीलिए ये देखकर तुमने बगदाद थप्पड़ के मूवी का कहानी ही क्यों वाले रेफरेंस किया? हिकावतियों को समझ आ गई कि अब उन्हें एक ऐसा काम करना होगा, एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जिसे सुनकर लोग एक सेकंड भी इधर उधर ना देख सके और बिल्कुल गौर से इस कहानी को सुनते रहे। और इन अदर वर्ड्स, हमें एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिसे सुनने के लिए बगदाद का हर आदमी हर रात दूर दूर से चल कर आए, जिसके बाद यहां पर बगदाद में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे बगदाद तो क्या, आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला सकी। और इवन आप भी वो कहानियां बार बार सुन चुके हैं। अलादीन, मैं जितना भी अली कुछ बाबा। भी अलादीन से रिलेटेड मैंने तो सब देखा हो सारा, कॉमिक्स हो और गई, सिम्बाद जैसी कहानी मूवीज हो गई, सीरीज हो गई, कार्टून हो गई। बगदाद के स्टोरी टेलर्स ने मिलकर दुनिया की सबसे मैंने बड़ी भी कहानी अलादीन पर की काम बहुत सारी करना स्टोरी शुरू देखी किया, और उन्होंने इस कहानी का नाम रखा 1000
और एक रात है 1001 nights. Old stories. And they come from the 1001 Arabian Nights. 1001 Nights. क्या अजीब सा नाम है, लेकिन इसी नाम के पीछे बगदाद की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सीक्रेट छुपा है। और जैसे ये कहानी पूरी हुई, इस कहानी ने हमेशा के लिए दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज को बदल कर रख दिया। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कहानी 1001 Nights आज भी दुनिया में पड़ी हुई है। ये किताब नहीं, बल्कि ये किताब, ये है 1001 Nights. I mean, look at this book. जैसे ये किताब पूरी हुई, बगदाद का सबसे बड़ा हिकावती ये किताब लेकर बाजार पहुंचा। लोग उसे देखकर हर तरफ से उसके आसपास जमा हो गए, और जैसे ही बहुत सारे लोग जमा हुए, इस आदमी ने उनके सामने ये किताब खोल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आज से हजारों साल पहले एक बादशाह की, जो पर्शियन एम्पायर का शहंशाह था, और उसका नाम था शहंशाह शहरयार, जिसका पूरी दुनिया पर राज था। और दुनिया का हर बादशाह उसके सामने अपना सर झुकाता था। कोई भी इस दुनिया में शहरयार के हुक्म का इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन इस शहंशाह शहरयार की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। शहरयार की बीवी और पर्शियन एम्पायर की मलका। कहा जाता है शहरयार अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन एक दिन शहरयार जब अपने महल पहुंचा, उसे बताया गया कि उसकी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसने शहरयार को धोखा दे दिया है। इस एक खबर ने शहंशाह शहरयार को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, और उसे इतना गुस्सा है कि उसने अपने हाथों से अपनी ही बीवी को मार डाला। लेकिन अपनी बीवी को मारने के बाद भी शहरयार का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि अपने बीवी के धोखे की वजह से अब शहरयार दुनिया की हर औरत से नफरत करने लगा। दुनिया की हर औरत उसे धोखेबाज लगने लगी, और इसी गुस्से में उसने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि आज के बाद मैं हर रात एक कवारी लड़की से शादी करूंगा। जाओ लेकर आओ, और सुबह होते ही मैं उस लड़की को मार डालूंगा। फिर शहरयार ने अपने वजीर की तरफ देखा, वो डायलॉग है ना, और कहा, अगर एक रात में तुमने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अब शहरयार का वजीर एक बहुत ही शरीफ आदमी है, और वो खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन शहंशाह का हुक्म टालना अपनी मौत को बुलाना था। जिसके बाद ऑफ कोर्स वजीर हर रात शहर से किसी कवारी लड़की को जबरदस्ती उसके घर से घसीटकर बादशाह के सामने पेश करने लगा, और सुबह होते ही उस लड़की को मार दिया जाता था। इसी तरह एक, दो या तीन रातें नहीं, बल्कि हजारों रातों तक शहंशाह शहरयार मासूम लड़कियों को हर सुबह मारता रहा, जिसकी वजह से पूरी सल्तनत शहरयार से तंग थी और उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन शहरयार को इस सब का जरा भी पछतावा नहीं था। हजारों लड़कियों को मारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आने लगा कि बादशाह के शहर में लड़कियां खत्म होने लगी, और आखिर एक दिन ऐसा कि पूरे शहर में एक भी कवारी लड़की नहीं बची। वजीर ने बहुत कोशिश की, हर तरफ शहर में ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऐसी कोई भी लड़की भाई कौन अपनी बच्ची को यहाँ पे पलाएगा, आखिर वो ऐसे थक करेगा तो राजा, कर वो तो वापस कहीं और अपने भेज घर देगा ना। पहुंचा। जैसे ही वजीर अपने घर पहुंचा, घर में वजीर की दो बेटियां उसका इंतजार कर रही थी, और वजीर की ये दोनों बेटियां कवारी थी। जब वजीर ने ये पूरी कहानी अपने बेटियों को सुनाई और उन्हें बताया कि आज उसकी दुनिया में आखिरी रात है, क्योंकि अब बादशाह शहरयार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आखिरी रात है। लेकिन ये सुनकर वजीर की बड़ी बेटी शहरजाद ने कहा कि अब्बाजान नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब्बूजान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे बादशाह के पास भेज दें। ये सुनकर वजीर ने कहा,
तुम ये क्या कह रही हो? बेटा तुम ये क्या कह रही हो? शहरियार तुम्हें सुबह होते ही मार डालेगा। लेकिन उसकी बेटी ने कहा नहीं, बादशाह मुझे नहीं मारेगा। वजीर ने अपनी बेटी को बहुत मनाया, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी और आखिर अपने बाप की जान बचाने के लिए उसकी बेटी शहरजाद रात होते ही शहंशाह के महल पहुंची, जिसके बाद जैसे कि हमेशा होता था, शहरियार और शहरजाद की शादी हो गई। सुबह होने से पहले बादशाह ने शहरजाद से कहा कि बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? शहरजाद ने बादशाह से कहा कि मेरी सिर्फ एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार करती है और जब तक रात को मैं उसको कोई कहानी ना सुना वो नहीं सोती। तो मरने से पहले मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मैं अपनी छोटी बहन को आखिरी कहानी सुनाऊं। ये सुनकर शहरियार हंसने लगा और कहा ठीक है, बुलाओ अपनी बहन को। बुलाओ अपनी बहन को। शहरजाद की छोटी बहन भागकर उसके पास आई और कहा, आप कहाँ थी? आपने मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाई? शहरजाद ने अपनी बहन को उठाया, अपने पास बिठाया और उसे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शहरजाद अपनी बहन दुनियाजाद को कहानी सुनाने लगी और शहंशाह भी पास बैठकर ये कहानी गौर से सुनने लगा। और फिर ये कहानी चलती गई और रात भी गुजरती गई और शहरजाद की मौत का वक्त करीब आता गया। जैसे ही शहरजाद की कहानी अपनी पीक पर पहुंची, सुबह का वक्त करीब आने लगा और बादशाह के जल्लाद शहरजाद को मारने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। ये सुनते ही शहरजाद ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मुझे बताओ कहानी में आगे क्या हुआ? लेकिन शहरजाद ने कहा नहीं, बाकी कहानी मैं कल रात को सुनाऊंगा। जैसे ही जल्लाद कमरे के अंदर आए, बादशाह शहरजाद की कहानी में इतना घुस चुका था कि पहली बार कई सालों के बाद बादशाह ने जल्लादों से कहा, रुक जा, मैं इस लड़की को एक रात और जिंदा रहने की इजाजत देता हूं ताकि ये अपनी कहानी खत्म कर सके। वो ये कहानी को भी खत्म ही नहीं होगी। अगली रात शहरजाद ने वहीं से अपनी कहानी शुरू की और इस कहानी को खत्म कर दिया। दर्द, अक्ल। बादशाह को ये कहानी बहुत पसंद आई और वो खुश हुआ कि अब वो इस लड़की को मार सकता है। लेकिन बादशाह के हुक्म देने से पहले ही शहरजाद ने एक और कहानी शुरू कर दी। ये कहानी भी जब अपनी पीक पर पहुंची, जल्लादों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया और एक बार फिर शहरजाद ने अपनी कहानी रोक दी। बादशाह ने कहा, क्या हुआ? शहरजाद ने कहा, इससे आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। तो बादशाह ने शहरजाद को एक और रात इजाजत दी कि वो ये कहानी भी खत्म कर दे। अगले दिन शहरजाद ने फिर ये कहानी खत्म की और एक नई कहानी शुरू कर दी। जल्लाद फिर अंदर आए। राजा सोता नहीं था पूरी रात। शहरजाद ने फिर कहानी रोकी और कहा, अगली कहानी मैं कल सुनाऊंगी और बादशाह ने उसे एक और दिन की इजाजत दी। फिर एक और दिन और एक और दिन। इन्हीं कहानियों के अंदर एक रात शहरजाद ने बादशाह को एक ऐसी कहानी सुनाई जो आज तक जिंदा है। एक मुसलमान लड़के अलाउद्दीन और उसके चिराग की कहानी, जिसे आज हम अलादीन के नाम से जानते हैं। इन्हीं रातों में एक बार शहरजाद ने शहंशाह को अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुनाई। इतनी लंबी लंबी थी ना, इसीलिए जो आज तक इतनी फेमस है कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी का नाम भी अली बाबा है। We're not Amazon, we're Alibaba. इसी तरह शहरजाद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, खिजर अलैहिस्सलाम की कहानियां और बहुत सारे जिनों की कहानियां भी सुनाई, जो आज तक हमारी नानी और दादियां हमें सुनाती रहती हैं। भूत उसको खा लेता है। बल्कि कुछ लोग तो इन कहानियों को सच समझकर मस्जिद के मिंबरों से भी सुनाते हैं। हर बार इसी तरह शहरजाद की कहानियां चलती रहीं और रातें भी गुजरती रहीं और हर रात बादशाह उसे एक दिन और की इजाजत देता रहा। तो 1000 रातों के बाद शहरजाद ने बादशाह को अपनी आखिरी कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा, क्या हुआ? मुझे एक और कहानी सुनाओ। क्या हुआ? 1000 दिन। एक और कहानी भी सुनाओ। 1000 दिन। लेकिन शहरजाद ने कहा, नहीं, आज मेरी सारी कहानियां खत्म हो गई। आज सारी कहानियां खत्म हो गई हैं। और सुबह होते ही जब जल्लाद दोबारा बहन को अंदर, थोड़े बड़ी तो करना चाहिए ना। 3 साल बादशाह तो गुजर शहरजाद गए। की कहानियों से अब इतना बदल चुका था कि उसने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मैं शहरजाद को माफ करता हूँ। मैं जो शहरजाद को नफरत माफ थी ना करता औरतों के हूँ। प्रति, और वो आज के खत्म बाद हो गई। शहरजाद मेरे बल्कि पूरी पर्शियन एम्पायर की मलका होगी। क्या बात है। बादशाह ने आखिर 1001 रातों के बाद शहरजाद को माफ कर दिया। इसीलिए इस एक कहानी का नाम था 1001
एंड वन नाइट्स। ओ बिल्कुल। पर क्या और अल्लाह आखिर इस हिकावती ने अपनी किताब अल्फ लैल व लैला बंद कर दी। एक रात सुनानी थी। आखिर 3 साल के बाद जब ये 1000 कहानियां खत्म हुई तो बगदाद के लोग हैरान रह गए, क्योंकि पिछले 1000 रातों से सिर्फ शहंशाह शहरजाद की कहानियां नहीं सुन रहा था, बल्कि बगदाद के सारे लोग भी यही कहानियां सुना करते थे। क्योंकि सुबह होते ही जिस जगह पर शहरजाद अपनी कहानी रोकती थी, एग्जैक्ट उसी जगह पर ये हिकावती भी अपनी कहानी को रोक देता था। आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगा। और फिर इस कहानी के सस्पेंस की वजह से सिर्फ शहंशाह ही नहीं, बल्कि बगदाद के सारे लोग सब भी लोग। दूर दूर से आकर कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए जमा होते थे। और जैसे ये 1000 एपिसोड्स की कहानी खत्म हुई, यहीं से मुसलमानों के कैपिटल बगदाद से दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, जो मुसलमानों ने बनाई थी। ऐसा फैसला किया। बगदाद आने वाले 500 साल तक इसी तरह दुनिया का सुपर पावर रहा। लेकिन आखिर 500 साल बाद, जैसे कि हमेशा होता है, बगदाद की तबाही का वक्त भी करीब आया। क्योंकि अचानक बगदाद से बहुत दूर मंगोलिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे आगे जाकर नाम मिला चंगेज खान। चंगेज खान आहिस्ता आहिस्ता मंगोलिया से पूरी दुनिया को फतह करते हुए पहली बार बगदाद के करीब पहुंचा। और आखिर इसी चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने 500 साल में पहली बार बगदाद को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन जब बगदाद के खलीफा ने हलाकू खान के सामने सरेंडर करने से इनकार किया, हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके और बगदाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में हर किताब को आग लगा दी, इंक्लूडिंग ये 1001 नाइट्स। हलाकू खान ने बगदाद की हर किताब को तो आग लगा दिया था, लेकिन उसके हमले से पहले बगदाद का साइंस और आर्ट्स पूरी दुनिया में फैल चुका था। मुसलमानों के हॉलीवुड की ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि बगदाद के 300 साल बाद जब दुनिया के सुपर पावर मुसलमान ने यूरोप बना, किसी तरह 1001 नाइट्स की किताब पे यूरोप पहुंची। यूरोप में इस किताब को वर्ड बाय वर्ड फ्रेंच जबान में ट्रांसलेट किया गया, और ऑफ कोर्स ये किताब भी यूरोप में आग की तरह फैली। यूरोप का बच्चा बच्चा बगदाद के अलाउद्दीन, अली बाबा और सिंबाद को अच्छी तरह जानता था। मतलब बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री कभी मरी नहीं, बल्कि वो बगदाद से यूरोप गई। और फिर जब अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर बना, अमेरिका के हॉलीवुड के भी सबसे पहली फिल्में इसी किताब पर बनाई गई। जब दुनिया में पहली बार कैमरा इजाद हुआ, तो दुनिया के पहले कैमरों से भी इसी किताब की कहानियों पर अली बाबा 40 थीव्स की फिल्म बनाई गई। This merchant from Basra is Ali Baba. 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, अमेरिका में अलादीन की फिल्म बनाई गई। हाकिमताई हो गई। और इवन आज तक अमेरिका बगदाद की इन्हीं स्टोरीज को बार बार बनाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाता है। Cost over $1 billion at the global box office. मतलब आज से 1000 साल पहले बगदाद में बनाई गई मुसलमानों की फिल्म इंडस्ट्री आज भी दुनिया के हर कोने में जिंदा है। वही है ना, आज हम जैसी दुनिया देख रहे हैं ना, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, हर छोटी छोटी चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जो हमें पता चल रहा है। जैसे जब पहली बार हारमोनियम जब इंडिया में आया था तो उसको बैन करवा दिया था जो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा कि सरकार से कि ये जो है ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को खराब कर रहा है, इसकी धुन खराब है हारमोनियम की। और आज अभी ना हारमोनियम के कुछ बजता नहीं है, तो हर चीज के पीछे स्टोरियां इतनी मानते थे कि हाँ होगा कि मैं तो अभी मानता हूँ, मैं सच है भाई, सारी बातें। कोई जिन मिलेगा उसको, हम कोरियन, अभी कोरिया वालों ने भी निकाला था ना, हमने देखा था जिन का एक स्टोरी निकाल दे, एक जिन घिसेगे और वो निकलेगा, या खुलजा सिम सिम बोलेगे तो पहाड़ ऐसे हो जाएंगे, है ना। सबसे ज्यादा स्टोरी मुस्लिम में ही है, कितनी अच्छी अच्छी ये ऐसा नहीं बोलेंगे इस्लाम की है, क्योंकि इस्लाम से कोई रिलेशन नहीं है, ये मुस्लिम जो फिलोसफर हुए बाद में, वो है 800 साल पहले, बहुत अच्छे हमारे
कहानी हमने सुनी हो सारी, मतलब उन्होंने सुनाई और हमारे वही हिंदुओं कहानी में होती तो दादी नानी जो सुनाती है ना वो हल्की फुल्की होती है, ऐसी नहीं होती याद कर ले इतना। और ये खुल जा सिमसिम, ये सच में ही मैं भी अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ, पता नहीं सबके कब से बचपन होगी सुनता है, स्टोरी। कब से सुनता आ रही हाँ। होगी। पूरी पुरानी भी नहीं होती। एक लड़की ने कैसे अपनी सूझबूझ से जान बचाई, और ये देखो कितना मूर्ख राजा था, हजारों लड़कियां मार दी, मतलब खामखा नफरत पाल रखी थी। ये गलत था, किसी ने रोका भी नहीं। और एक लड़की का माइंड इतना था कि उसने अपने बाप की भी जान बचाई और खुद की भी जान बचाई, और कैसे मतलब राजा को उलझा के रखा और राज करके दिखाया। भाई दिमाग था लड़की में बिल्कुल। वही है ना कि अपने जो आर्ट्स है वो कला है, लड़ाई भी जरूरी है, वॉरियर्स भी जरूरी है। ये नहीं कुछ करके दिखाओ, बातों में भी गुण होते, गुण। लेकिन जो अपनी आर्ट्स है, जो अपनी कला है ना, वो भी जरूरी है। जैसे अभी साउथ कोरिया की जैसे सीरीज निकल के आ रही है, मूवीज निकल के आ रही है, वो सब पूरी दुनिया देख रही है। उसमें कोई ऐसा कोई गंदापन नहीं है या वो नहीं है, न्यूडिटी वगैरह कुछ नहीं है। जैसे कि कोरियन सीरीज देख के हम भी उनका कल्चर जान पा रहे कि कैसा उनका कल्चर है। हर छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलते हैं, पता नहीं सच में वो बोलते होंगे कि नहीं, सीरीज में तो दिखता ही है। तो वो जो दिखता है तो वही मान लेते हैं। तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक कर सब्सक्राइब करें, और हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, वो कारण ढूंढो, ठीक है। बाय।